नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। शरद पवार का दावा, 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ बनेगा महागठबंधन। विपक्षी दल आएंगे एक साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर लड़ेंगे चुनाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को झटका, ओबीसी वर्ग की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के आदेश को किया रद्द। 2019 में योगी सरकार ने जारी किया था आदेश। दिल्ली कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को भेजा समन। 26 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में उपस्थित होने के दिए आदेश। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को बनाया है आरोपी। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, पहली तिमाही में 13.5% की जीडीपी ग्रोथ, कई सेक्टरों ने किया अच्छा प्रदर्शन। तो सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है हिमाचल से। यहां अगले कुछ महीनों में चुनाव है। ऐसे में राज्य में चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और कांग्रेस राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है, जिससे बीजेपी मुश्किल में है। और आज कांग्रेस ने अपना मिनी घोषणा पत्र जारी करके बीजेपी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चुनाव तो गुजरात में भी है और वो भी हिमाचल के ही साथ। ऐसे में कांग्रेस यहां भी सक्रिय नजर आ रही है और कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपनी रणनीति में खास बदलाव किया है। इसके अलावा आज बिहार से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बीजेपी के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। नीतीश और केसीआर की मुलाकात की इस तस्वीर के क्या है मायने, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही जानेंगे बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट ने कैसे दिया बीजेपी को करारा झटका। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों पर करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तो दोस्तों, हिमाचल में अब कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, जिसको देखते हुए सभी दलों ने अपनी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। इसी बीच कांग्रेस ने राज्य में आज अपना मिनी घोषणा पत्र लॉन्च किया, जिसने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। तो पार्टी के घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता से क्या किए गए वादे, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 68 विधानसभा सीटों वाले छोटे से राज्य हिमाचल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसकी सत्ता पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सभी दलों की नजरें गड़ी हुई हैं। अब इस चुनावी जंग में जीत किसे मिलेगी ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी बीच आज राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने हिमाचल की जनता को लुभाने के लिए अपना मिनी घोषणा पत्र लागू किया है, जिसमें आम जनता से जुड़े कई मुद्दों का ध्यान रखा गया है। और इस घोषणा पत्र को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, देवभूमि से कांग्रेस का हिमाचल का संकल्प, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह हम अपने वादे निभाएंगे, मिलकर हिमाचल को फिर से आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के लिए 10 गारंटी देने का ऐलान किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। इसके अलावा किसानों, बागवानों को फलों की कीमत तय करने का अधिकार दिया जाएगा। अब कांग्रेस का ये घोषणा पत्र बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर सकता है, क्योंकि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आम जनता की जरूरतों और परेशानियों का पूरा ख्याल रखा है। अब कांग्रेस के इस दाव पर बीजेपी क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 300 यूनिट बिजली फ्री जैसे तमाम वादे कर कांग्रेस ने जनता को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस का फोकस सिर्फ हिमाचल पर ही नहीं, गुजरात पर भी है, क्योंकि गुजरात में भी हिमाचल के साथ ही चुनाव होना है। ऐसे में गुजरात फतेह के लिए भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सत्ताधारी बीजेपी राज्य में वापसी के लिए लगातार अपने प्रचार प्रसार में लगी है और नई नई योजनाओं की घोषणा कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश को नाकाम करने के लिए राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बार अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक सुखराम राठव ने दावा किया है कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे साथ विधानसभा
विधानसभा में गुजरात के लोगों की आवाज उठाने वाले और उनकी दुर्दशा को उजागर करने वाले सभी उम्मीदवारों को फिर से पार्टी की ओर से टिकट देकर चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए। यानी पार्टी आगामी चुनाव में सिटिंग एमएलए को उतार सकती है। अब उनके इस बयान से संभावना है कि 15 सितंबर तक पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर देगी, जिसमें ज्यादातर सिटिंग विधायक को टिकट दी जाएगी और जल्दी लिस्ट आने से कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार का भरपूर समय मिलेगा और पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बना पाएगी, क्योंकि अक्सर पार्टी पर यही आरोप लगते हैं कि वो उम्मीदवारों का चयन करने में देरी करती है, जिसके बाद में उम्मीदवारों के पास प्रचार करने का समय नहीं बचता। ऐसे में पार्टी ने इस बार इस मुश्किल का हल निकाल लिया है। जल्द ही पार्टी गुजरात में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। कांग्रेस आगामी विधानसभा के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, जिसने राज्य में बीजेपी को टेंशन दे दी है और बीजेपी को ऐसी ही एक टेंशन दी बिहार से आई एक तस्वीर ने, जिसमें नीतीश और केसीआर नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस मुलाकात के मायने। होठों पर मुस्कुराहट, हाथ जोड़कर अभिवादन। बिहार से आई ये तस्वीरें संकेत दे रही हैं कि 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राव बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मिले हैं, लेकिन निगाहें राव और नीतीश की मुलाकात पर ही ज्यादा टिकी हुई थी, क्योंकि आरजेडी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो पीएम पद के लिए नीतीश के नाम का समर्थन करेगी। चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार दोनों ही पीएम मोदी के बड़े विरोधी हैं और खुलकर उन पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात के बाद विपक्षी एकता को मजबूती मिलने की उम्मीद दिखने लगी है और इसका डर बीजेपी को दिखने भी लगा है। सुशील मोदी ने इस मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी एकता का कॉमेडी शो चल रहा है, लेकिन विपक्षी एकता का डर उनके चेहरे पर भी दिख रहा है। नीतीश और तेजस्वी से मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ की धरती को नमन करता हूँ। उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के फैसले की भी तारीफ की। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने संकेतों में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, लेकिन केंद्र ने नहीं दिया। मिला होता तो बिहार बहुत आगे होता। तेलंगाना ने केसीआर के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास किया है, लेकिन कुछ लोग टीआरएस सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल वो लोग कर रहे हैं जो खुद कोई काम नहीं करते हैं। इससे पहले नीतीश ने कहा था कि दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ प्रचार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यों से देश बनता है, देश को मजबूत बनाने के लिए राज्य को मजबूत करना होगा। मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा कि बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर लोगों को उकसाती है और केंद्र ने कोई विकास नहीं किया। ये सब सिर्फ केसीआर नहीं बल्कि बीजेपी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट भी कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी शासित किसी भी राज्य की जनता अपने सीएम से खुश नहीं है। अब इस मुश्किल से बचने का क्या हल निकालेगी बीजेपी, आइए देखते हैं। क्या राज्यों में सही तरीके से सरकार नहीं चला पा रही बीजेपी? क्या किसी भी बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री पार्टी को जिताने की स्थिति में नहीं है? जी हाँ, बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ है कि जिन राज्यों में पार्टी की सरकार है वहां के सीएम की लोकप्रियता बेहद कम है। यूं भी कह सकते हैं कि सीएम के खिलाफ जनता में आक्रोश ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी के किसी भी सीएम की लोकप्रियता 25% से ज्यादा नहीं है, यानी 75% लोग बीजेपी के सीएम के कामकाज से खुश नहीं हैं। इस रिपोर्ट ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी को चुनावी रणनीति में बदलाव करना होगा, नहीं तो विधानसभा चुनावों में हार तय है। हार से बचने के लिए बीजेपी ने कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बदला भी है। गुजरात, जहां कुछ ही दिनों में चुनावों का ऐलान हो जाएगा, वहां विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को लाया गया। कर्नाटक में 6 महीने बाद चुनाव का ऐलान होगा, वहां बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। मध्य प्रदेश में भी बदलाव की बात चल रही है, यहाँ 1 साल बाद चुनाव है। हिमाचल में तो बीजेपी साफ कर चुकी है कि चुनाव पीएम के चेहरे पर लड़ेगी, यानी साफ है कि अब बीजेपी की राज्य सरकार अपने कामकाज पर नहीं बल्कि केंद्र की योजना पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी अब तक दावा कर रही थी कि जहां वो विपक्ष में है वहां पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब वो उन राज्यों में भी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जहां उसकी सरकार है। साफ है कि बीजेपी को अब विधानसभा चुनाव में हार का डर लग रहा है, इसलिए पार्टी पीएम के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। बीजेपी शासित हर राज्य में अब पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या इसका फायदा मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है।
विरोधी इस पर तंज कसते हैं कि पीएम के नाम का बीजेपी को फायदा मिले या ना मिले, वो चुनाव जीते या हारे, लेकिन सरकार बना लेगी ऑपरेशन लोटस के सहारे। ऑपरेशन लोटस को लेकर इस समय दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, जिसके चलते आज फिर विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आप नेता सीबीआई मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी उनका धरना चल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस पर चर्चा कम, हंगामा ज्यादा मच रहा है, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। आज सांसद संजय, विधायक आतिशी के साथ आज आपके कई नेता सीबीआई कार्यालय पहुंचे और ऑपरेशन लोटस की जांच कराने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चला रही है। 6300 करोड़ का बजट रखा हुआ है, 277 विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के लिए बजट 800 करोड़ का है। दिल्ली में 40 विधायकों की खरीदने की तैयारी है। हर विधायक का रेट 20 करोड़ फिक्स किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी शराब कानून को लेकर केजरीवाल सरकार की घेराबंदी में जुटी हुई है। पार्टी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि शराब के काम पर बड़ा घोटाला हुआ है। आप सरकार घोटाले पर घोटाले कर रही है। इसके साथ बीजेपी ने एलजी से मांग करते हुए कहा कि आप सरकार ने दिल्ली में जिस ऑपरेशन लोटस का दावा किया है उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और दावे झूठे निकले तो आप नेताओं पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी और आप के बीच तो लड़ाई चल ही रही थी कि इसमें अब एलजी की भी एंट्री हो गई है। दरअसल आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा में चर्चा के दौरान एलजीवी के सक्सेना पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए वी के सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आपके इन आरोपों को लेकर अब एलजी वी के सक्सेना की ओर से लीगल एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। एलजी दफ्तर ने साफ किया है कि एलजी आप विधायक सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और जैस्मीन शाह समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये मामला आगे बड़े टकराव का रूप ले सकता है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है और सीबीआई से देश भर में इसकी जांच करने की मांग कर रही है। लेकिन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, झारखंड में भी बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी से बचने के लिए उसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आज क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। झारखंड की सियासत पर इस समय सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ उथल पुथल मची हुई है। हालांकि यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ महागठबंधन बीजेपी पर हावी दिख रहा है और बीजेपी की साजिशों को लगातार नाकाम कर रहा है और अब झारखंड सरकार ने अपने विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया है। इन सब के बीच आज महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के मंसूबों पर महागठबंधन ने बिहार में पानी फेर दिया था, उन्हें उनकी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दिया गया। इसी तरह अब झारखंड में भी बीजेपी को झटका दिया जाएगा। सरकार को अस्थिर करने के उनके मंसूबों को पूरी तरह नाकाम किया जाएगा। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने महागठबंधन की सरकार पर भरोसा जताया। इनके विश्वास को हम डगमगाने नहीं देंगे। कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले को नया मोड़ देते हुए बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता दिया है, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। जहां एक तरफ झारखंड सरकार की रणनीति बीजेपी को राज्य में फेल कर रही है, तो वहीं आंकड़े भी बता रहे हैं कि बीजेपी का महागठबंधन की सरकार को तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी को बहुमत के लिए 11 विधायकों का समर्थन चाहिए। सूत्रों की माने तो जेएमएम के 7 और कांग्रेस के 6 विधायकों पर बीजेपी की नजर भी है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में जेएमएम के 30 और कांग्रेस के 18 विधायक हैं। बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा चाहिए। जेएमएम की तरफ से स्पीकर पद पर आसीन रविंद्रनाथ महतो को माइनस कर दें और दूसरी तरफ कैशकांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो भी सत्ताधारी महागठबंधन के पास 44 विधायकों का आंकड़ा है, जो विधानसभा में बहुमत से 2 ज्यादा है। वहीं एनडीए के पास 28 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में 2 निर्दलीयों को जोड़ दें तब भी अलग से 11 विधायकों की जरूरत है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 सितंबर से होने वाले बड़े बदलाव की। कल 1 सितंबर है। लोगों को महीने की पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों की इस दिन सैलरी आती है। इसके साथ ही शुरू होता है घर के महीने का बजट बनाने का सिलसिला। लेकिन हर महीने कई बड़े बदलाव भी होते हैं। अगर इन बदलावों का ध्यान नहीं रखा गया तो घर का बजट भी बिगड़ जाता है। तो कल से कौन कौन से हो रहे हैं बदलाव और उनका क्या होगा हमारे जीवन पर असर, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 सितंबर से कई नियम बदलने वाले हैं। कई नियम तो ऐसे हैं जिनका हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ नियमों का असर सीमित लोगों पर ही दिखाई देगा। अगर किसी का खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो तुरंत कराएं, क्योंकि 1 सितंबर से बिना केवाईसी वाले अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। मुश्किल उन लोगों के सामने भी है जो जनरल इंश्योरेंस में कमीशन एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि कंपनी ने अब एजेंट को मिलने वाला कमीशन जो 30 से 35% होता था उसे कम करके 20% कर दिया है।
इसके साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी चिंता बढ़ाने वाली खबर आ सकती है। पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर सकती हैं। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही मुश्किल उन लोगों के साथ भी आने वाली है जो यमुना एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने टोल टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब छोटे वाहन को यमुना एक्सप्रेसवे पर हर 1 किलोमीटर के लिए 10 पैसे ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। बड़े कमर्शियल वाहनों को 52 पैसे प्रति किलोमीटर टोल टैक्स ज्यादा देना होगा। इसके साथ ही अगर कोई गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है तो ये भी जान लें कि सरकार ने गाजियाबाद में प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 2 से 4% का इजाफा कर दिया है। ऐसे में आपके लिए यहाँ घर खरीदने का सपना महंगा हो सकता है। 1 सितंबर से राष्ट्रीय पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। अब एनपीएस खाता खोलने पर कमीशन का भुगतान पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर किया जाएगा। ये कमीशन 10 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होगा। इन सब के बीच कल से ऑडी की कारें भी महंगी हो रही हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।